जब हमारे मोहल्ले का लड़का विजय पुलिस के महकमे में इंस्पेक्टर हो गया तो बड़े बुजुर्गों में हमारी शादी की बात चली। लेकिन मेरी माँ और विजय की मम्मी में अनबन थी। मगर मर्दों ने घर की औरतों के इस झगड़े को पीठ पीछे डाल दिया और दादाजी के इस फैसले के बाद मेरी शादी विजय से हो गई। हम दोनों ही इस बंधन से खुश थे। कभी कभी विजय को मैं छेड़ने के लिए कह देती कि तुम पुलिस वालों से भगवान बचाए, तुम्हारी दोस्ती अच्छी और न दुश्मनी अच्छी। उस पर विजय जवाब देते, क्या तुमको मैं पुलिस वाला लगता हूँ? देखो तो कितना सीधा साधा हूँ मैं। हाँ, तुम सीधे तो हो मगर जलेबी की तरह। मैं हंस पड़ती थी। ठीक कहती हो, हम कितने भी सीधे क्यों ना हो, हमारी नजरें दूर से ही मुजरिम को पहचान लेती है। वाकई विजय ने सच कहा था। इसका सबूत तब मिला जब उन्होंने अपने मोहल्ले की एक गरीब औरत को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। वो एक अधेड़ उम्र और बहुत सीधी औरत थी। उसका काम जच्चा बच्चा की देखभाल और छोटो बच्चों को नहलाना धुलाना था। तभी वो सारे मोहल्ले की जानी पहचानी मौसी के नाम से जानी जाती थी, जिसका नाम शीला था। उसकी अच्छी आदत की वजह से सभी उसकी इज्जत करते थे। कुछ दिनों से डिम्पल के घर में बेचैनी पाई जा रही थी। डिम्पल हमारे पड़ोस में रहती थी। मेरी उसके साथ अच्छी खासी दोस्ती थी। वो शुरू दिन से ही मुझको भली लगती। हर वक्त कली की तरह, हर जगह फूल की तरह खिली खिली नजर आती। मुझे खबर थी कि वो सामने वाले प्रॉपर्टी डीलर के नौजवान लड़के कार्तिक के इश्क में गिरफ्तार है। उन दिनों मेरी नई नई शादी हुई थी। यूं विजय के साथ नए शहर और नए मोहल्ले रहना पड़ा, जबकि बाकी सब घरवाले दिल्ली में थे। विजय सुबह ड्यूटी पर चले जाते, मैं अकेली रह जाती। कुनबे में रहने की आदत थी, तन्हाई काटने को दौड़ती थी। तभी डिम्पल का आना मेरे लिए किसी वरदान से कम न था। वो बहुत बातूनी थी। जब आती किस्से कहानियों का पिटारा खोल देती, लेकिन उसका ज्यादातर विषय कार्तिक होता था। हर बात को घुमा फिराकर वो कार्तिक के ऊपर खत्म करती थी। उसका अंदाजे बयां दिलचस्प था, तो मैं भी उसके दिली किस्से मजे ले लेकर सुना करती थी। मैं उसे समझाती भी थी कि नादान हो अभी तुम, कहीं ये इश्क तेरी जान ही ना ले ले। ये मर्ज लाइलाज है जो किसी से छुपता नहीं। फिर बात खुली, गली गली आम हुई। खुशबू उड़ी तो फैलती ही चली गई। गैरों को पहले खबर हुई, अपनों को बाद में पता चला। आखिरकार उसके घरवालों को भी सुनगुन हो गई और माँ बहनें समझाने लगी, मगर इश्क का समंदर मुंह जोर वो उसमें बहती ही चली गई। माँ की रोक टोक से दबे हुए तूफान ने और भी गति पकड़ ली और चोरी छुपे रातों को भी उसकी मुलाकातें कार्तिक से होने लगी। मुझसे वो इतना घुल मिल गई थी, शायद कि मैं ही थी कि जिस पर वो भरोसा करती थी। अब वो हर मुलाकात का हाल मुझको बताती और मैं हर बार उसको कहती, नादान बाज आ जाओ। जिस रास्ते पर चल रही हो आगे और कुछ नहीं, गड्ढे और खाइयां हैं। देखो इसका नतीजा अच्छा ना होगा, जरा थम कर चलो। तो क्या थम थम कर चलने से गड्ढे और खाइयां खुशबूदार बाग और फूल बन जाएंगे? तब मैं सर पकड़ कर कहती, अच्छा बाबा जा, जो तुम्हें करना है करो। कल को कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मेरे पास मत आना और मुझसे कुछ ना कहना। हरगिज ना आऊंगी और ना आपसे कुछ कहूंगी, ये मेरा वादा रहा। जब डिम्पल के बाबा और भाइयों को सुनगुन हुई तो उन्होंने शक्ति दिखाई। फिर तो ये मामला इतना बढ़ा कि डिम्पल पर सख्ती इतनी बढ़ गई कि उसकी मार कुटाई की आवाज हमारे घर तक आने लगी। अब उसने मेरे घर आना बंद कर दिया। सोचती थी न जाने कब ये झगड़ा खत्म होगा और इस कहानी का क्या अंजाम होगा। अब मैं डिम्पल के हालचाल ना पूछ सकती थी, उस पर पाबंदियां लग गई थी। इस कहानी का अंजाम तो यही था कि डिम्पल और कार्तिक के बुजुर्ग होश से काम लेते और दोनों को एक बंधन में बांध देते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत लगाव रखते थे। वो कहते हैं ना, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन यहाँ मामला ऐसा ना था, क्योंकि ना तो डिम्पल के घरवाले कार्तिक को पसंद करते थे और ना कार्तिक के माँ बाबा डिम्पल को अच्छा मानते थे। डिम्पल उन दिनों सख्त मायूसी और अफसुर्दगी का शिकार थी, लेकिन वो ऐसी लड़की ना थी कि मोहब्बत में नाकामी की वजह से खुदकुशी कर लेती। वो कहती थी कि कार्तिक ना भी मिला तो मैं हरगिज जीना ना छोड़ूंगी, जिंदा रहकर उम्र भर उसकी याद में बिता दूंगी। अचानक पता चला कि डिम्पल गायब हो गई है। मैं सुनकर सुन्न रह गई। सोचने लगी, ये तो मेरा कसूर था कि वो दीवानगी में भी समझदारी का दामन ना छोड़ेगी, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिस पर लोग अपनी उंगली दांतों में दबा ले। मेरा तजुर्बा गलत भी तो हो सकता था, क्योंकि वो थी तो एक नरम व नाजुक कमसिन लड़की।
किसी भी वक्त जमीन उसके पांव के नीचे से निकल सकती थी। मुझे लगा कि वाकई जमीन उसके पांव तले से निकल गई है, क्योंकि वो ही गायब न थी, सामने वाला लड़का कार्तिक भी गायब था। अब लोगों में खुसर खुसर बढ़ गई और डिम्पल के घरवालों की जुबान पर जो दास्तान थी वो भी खोखली लगने लगी। वो कहते कि मौसी के यहाँ कुछ दिन को रहने गई है। वो ना आई तो कहा कि वहाँ बुखार आया, रात को सोई तो सुबह उठ ना सकी, उसका वही अंतिम संस्कार कर दिया है। ये बनावटी बात थी। लोगों का ख्याल था कि हकीकत कुछ और है। वो मुंह से नहीं कहते, मगर साफ जाहिर था कि उनकी लड़की घरवालों की इज्जत को खाक में मिलाकर भाग गई थी। उधर कार्तिक के माँ बाप को चुप लगी थी। वो दबी दबी जुबान से भी कुछ नहीं कहते थे। कई दिनों से कार्तिक नजर नहीं आ रहा था। जब से डिम्पल और कार्तिक गायब हुए थे, उस लड़की के घर पर भी सन्नाटा छाया हुआ था। झगड़े और डिम्पल के रोने धोने की आवाजें भी बंद थी। कुछ ही रोज उसका गायब होने का मामला छुपा रहा, लेकिन बाद में हर किसी को पता लग गया कि वो घर से गायब हो गई है। मुझको उसके बारे में एक तरफ परेशानी थी तो दूसरी तरफ हैरत भी कि आखिर उसके बाबा और भाई बेटी के लापता होने के बारे में पुलिस को खबर क्यों नहीं करते। लाख डिम्पल के बारे में फिक्र ही सही, मुझको उसके चले जाने से सुकून भी महसूस हुआ कि चलो वो मार कुटाई से तो बची, अब अपनी मर्जी से शादी कर लेगी। उसकी बेकरारी और जुदाई की तड़प का जज्बा तो मिटेगा। अब दोनों कहीं सुख चैन से होंगे। उनके घरवालों को भी कुछ दिनों के बाद करार आ ही जाएगा। डिम्पल और कार्तिक को गायब हुए 6 महीने गुजरे थे कि मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। कुछ दिन अस्पताल रहकर घर आई तो मेरी सास ने मुझको मशवरा दिया कि तुम मोहल्ले की किसी ऐसी गरीब औरत को बुलवा लो जो कुछ दिन तुम्हारे और मुन्ने की देखभाल कर ले। मैंने दिमाग पर जोर दिया, याद आया, हाँ हमारे मोहल्ले में एक मौसी शीला तो है जिसको जच्चा बच्चा के कामों के लिए लोग घर पर बुलाते रहते हैं। अगले दिन शाम को जब मौसी शीला मेरी नौकरानी के साथ हमारे घर आई तो विजय सामने ही बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। उसको गौर से देखने लगे और चाय का कप उनके हाथ में ही रह गया। अपने पति को इतनी हैरत से शीला को देखते पाकर मैं हैरान हुई कि आखिर ऐसी क्या बात है जो इस मामूली सी औरत का चेहरा पढ़ रहे हैं। मैंने उनका कांधा पकड़कर हिलाया, क्या हुआ है, कहाँ खो गए हो? मैं मौसी शीला को लेकर मेरे कमरे में चली गई, मगर विजय के दिमाग में शक की बात भर गई। उस बात को लेकर कि विजय शीला को देखकर क्यों इस तरह चौंके थे। मैंने उस औरत के साथ मामला तय कर लिया, क्योंकि सास बूढ़ी थी, कुछ दिनों को आई थी और मैं काफी कमजोर भी हो गई थी। अब वो रोज 11 बजे आ जाती और कुछ घंटे रहती, मुन्ने के और मेरे कपड़े धो देती। मेरे बच्चे की रोज मालिश करना और उसको नहलाना भी उसी के जुम्मे था। एक दिन विजय घर पर थे कि मौसी शीला आ गई। मेरे पति को बेटे के जन्म की बधाइयां देकर इनाम देने को कहने लगी और वो फिर से उसकी सूरत को गौर से देखने लगे। मैं हैरान थी कि बुढ़िया की सूरत में ऐसी क्या बात है कि लगातार उसे देखे ही जाते हैं। तभी एक ख्याल मेरे दिमाग में आया कि मेरे पति पुलिस वाले हैं और सभी की जबान यही कहती है कि पुलिस वालों की तेज निगाहों से भगवान बचाए, कि ये बहुत पैनी नजर रखते हैं और मुजरिम को देखकर ही पहचान लेते हैं। शक की निगाह से देखना तो इनकी ट्रेनिंग में शामिल था। जब शीला मौसी चली गई तो मैंने कहा, विजय क्या हो गया है आपको? आप तो इस बेचारी की शक्ल को यूं तकते हैं जैसे किसी मुजरिम को देख रहे हो। वो बेचारी गरीब और मेहनत करने वाली औरत है, भला किसी जुर्म से इसका क्या वास्ता? कहने लगे, कुछ दिन सब्र करो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कैसे और क्यों इस मामले की तोह लगाई। छानबीन करते रहे और फिर मौसी शीला पर केस बन गया और जब जुर्म पाया, सबूत मिला तो वो बात खुल गई। ये कत्ल का केस था, मगर मौसी शीला को किए हुए जुर्म के जिम्मे में तो आना ही था। उस जुर्म में डिम्पल के घरवाले शामिल नहीं थे। उनका कहना था कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। डिम्पल और कार्तिक खुद चलकर शीला मौसी से होने वाले बच्चे के बारे में मशवरा लेने गए थे। कार्तिक डिम्पल को उस अनाड़ी औरत के पास ले गया जिसने अपने अनाड़ीपन की वजह से कोई ऐसी गलत दवा डिम्पल को दे दी कि उसकी जान चली गई। कार्तिक रात के अंधेरे में मौसी शीला के घर से दम तोड़ती डिम्पल को गाड़ी में डाल कर ले गया था। उसके बाद का नहीं पता कि उसने उसकी बेजान लाश को कैसे और कहां गायब किया। लोग कहते हैं कि ये सब शीला मौसी ने डिम्पल और उसके घरवालों को बदनामी से बचाने के लिए किया था।
क्योंकि बड़े बुजुर्ग उन दोनों के इश्क को समझते हुए भी दोनों की शादी पर राजी न थे। असली मुजरिम कौन था उसका फैसला आज तक ना हो सका, मगर कानून ने मौसी शीला को उसके किए की सजा सुना दी। तो दोस्तों, ये थी घर से भागी लड़की की एक सच्ची कहानी, जिसकी सजा उसे मौत की सूरत में मिली। इसलिए मेरी सभी लड़कियों से गुजारिश है कि प्लीज कोई कदम ऐसा ना उठाए जिसकी वजह से उसके माँ बाप, भाइयों और खानदान वालों का सर झुके और वो कोई ऐसा फैसला करने पर मजबूर हो जाए कि जिसकी वजह से उनकी जिंदगी का खात्मा हो जाए। उम्मीद है दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।